स्वागत है आप सभी का लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं शशि पुनः अपने इस एक लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारा लेक्चर सीरीज जो सुबह 8 से 9 जो हमारा बैच चल रहा है अभी इंडियन इकोनॉमिक्स का, तो इंडियन इकोनॉमिक्स का या इंडियन इकोनॉमिक्स का हमारा जो बैच सुबह 8 बजे से 9 बजे तक ऑफलाइन चल रहा है। इस इकोनॉमिक्स के बैच में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं भारतीय बैंकिंग, हम इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत डिस्कस कर रहे हैं भारत के पूरे बैंकिंग सिस्टम के बारे में, या फिर बोले तो फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। अभी तक इससे संबंधित हमने 12 लेक्चर अपलोड कर दिया है, यानी 12 लेक्चर अभी तक डाला जा चुका है। ठीक है, जिसमें हमने पूरे आरबीआई, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके बारे में, रिजर्व बैंक की स्थापना और ये सारी चीज़ें। फिर हम अपने पूरे बैंकिंग सिस्टम को डेवलप कैसे पूरा डिस्कशन हुआ है, पूरा भारत की बैंकिंग प्रणाली। आज के इस लेक्चर में हम स्पेशली बातचीत करेंगे बैंक से संबंधित और कुछ टर्मिनोलॉजी हैं या कुछ ऐसे शब्द हैं जो चर्चा में आते रहते हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। या बोले तो आप जैसे सुने होंगे कि करेंट अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट क्या होता है, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, टर्म डिपॉजिट क्या होता है। एक आप बैंक में केवाईसी सुनते होंगे, इसका क्या मतलब है। कोई बैंक अगर डूब जाता है या बैंक आपका पैसा लेकर भाग जाता है तो इस केस में क्या होगा। कोई आपके साथ बैंकिंग सेक्टर से संबंधित कोई फ्रॉड होता है तो इसको देखने के लिए कौन सी संस्था है, ठीक है। पीएसएल नॉर्म्स क्या होते हैं, बेसल नॉर्म्स क्या होते हैं, बैंकिंग सेक्टर पे कौन कौन से अभी तक कमेटी बनी है, इन सारी चीज़ों को हम आज के इस लेक्चर में पूरा डिस्कस करेंगे। और पूरा बैंकिंग सिस्टम यानी मनी मार्केट का जितना सारा पार्ट होगा, आज ये 13वां और लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, काफ़ी लंबा लेक्चर होगा, लगभग ऑफलाइन क्लास के 6 से 7 क्लास को एक ही लेक्चर में हम यहाँ पे समेटने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और एक बच्चे का ये क्लास नोट्स है जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है, इसी क्लास नोट्स से हम आपको पूरा ये लेक्चर कराएंगे। अब ये जो क्लास नोट्स का पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज पे अभी मैं उसको लेक्चर्स लेने के बाद से डालूंगा। आप वहाँ से जाकर अपना नोट्स बना सकते हैं। एक सिंसियर स्टूडेंट और आगामी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं और इंडियन इकोनॉमिक्स को आप बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो काफ़ी एक इजी लैंग्वेज में हम समझाने का प्रयास करते हैं, और ऑफलाइन क्लास हो या फिर आपको इसके माध्यम से कराया जाए। ठीक है, आप चाहें तो ऑफलाइन भी क्लासेस ज्वाइन करके अपना इकोनॉमिक्स सेगमेंट को आप कंप्लीट कर सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कराया जाता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। लंबा लेक्चर होगा, जो सिंसियर बच्चे हैं अपना कॉपी निकाल कर और साथ साथ इसको लिख लें। आप पीछे के लेक्चर को अगर फॉलो कर रहे होंगे, और नहीं तो फिर आप इसको स्किप करिए, जाइए किसी और काम में आप लगिए। ठीक है, क्योंकि लंबा लेक्चर होगा ये, हमको लगता है कि 1 से 1.5 घंटे लगेंगे। इस पूरे लगभग 25-26 पेज का ये पूरा नोट्स है, उसको हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। क्या क्या कवर होगा, एक है ये देखिए, जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम, इसके बारे में बातचीत करेंगे। उसके बाद से बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या होता है, 2022 में इसके स्थान पर ये ला दिया गया है। फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, ये क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद से आगे जाएंगे तो वित्तीय पर्यवेक्षण संस्थान, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, ये क्या करता है, इसके ऊपर बात करेंगे। बैंकिंग लोकपाल क्या होता है, मतलब कोई बैंक में फ्रॉड होता है तो उसकी देख रेख करने के लिए बैंक लोकपाल कैसे काम करता है, उस पर बात करेंगे। कोई बैंक अगर बीमा क्षेत्र का भी काम करने लगे तो इसको बैंक इंश्योरेंस कहते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे कैसे कैसे ये पूरा काम होता है। नेक्स्ट हमारा भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण इरेडा के बारे में बात करेंगे, इंडियन इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद से आगे जाएंगे तो हम बात करेंगे बैंकिंग जो कोड होते हैं, जैसे आईएफएससी कोड का आपने नाम सुना होगा, ये आईएफएससी कोड क्या होता है। फिर उसके बाद से एमआईसीआर कोड क्या होता है, स्विफ्ट कोड क्या होता है, एलईआई कोड क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर इंडियन बैंक एसोसिएशन जो एक गैर संवैधानिक संस्था है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद अगर जाएँ तो केवाईसी क्या होता है, नो योर कस्टमर, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है केवाईसी के लिए, इसके बारे में बात करेंगे। कुछ बैंकिंग रिफॉर्म है, नरसिम्हन समिति फर्स्ट और सेकंड, इनका क्या सजेशन रहा है भारत के बैंकिंग सेक्टर को लेकर, इसके बारे में कुछ चर्चाएं होंगी, जो भी बात है आपका। फिर ये देखेंगे CAR और CRAR क्या होता है, कैपिटल एक्विडेसी रेशियो, जिसको समझेंगे कि ये क्या होता है। उसके बाद से मिशन इंद्रधनुष के बारे में हम समझेंगे, मिशन इंद्रधनुष पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए जो लाया गया है, इसके बारे में। बेसल नॉर्म्स क्या होता है या बेसल अकॉर्ड्स मतलब समझौता क्या है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। उसके बाद से नीचे जाएं तो फिर आपको मिलेगा बैंकों के लिए संपत्ति की देयता, मतलब
कौन सी ऐसी संपत्ति है जो बैंक का एसेट्स होता है और कौन ऐसी संपत्ति है जो बैंक के लिए लाइबिलिटी का काम करता है। तो इसको देखेंगे। फिर ये अलग अलग हमारे डिपॉजिट के प्रकार होते हैं, टाइम डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट, इसके बारे में बात करेंगे। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है, इस सब के बारे में। नेक्स्ट एक यहाँ पे आपको मिलेगा रिकरिंग डिपॉजिट, इसके बारे में बात करेंगे। लोन क्या होता है, जिसको हम लोन बोलते हैं। एडवांस अग्रिम क्या होता है, इसको समझेंगे। आपका ये बंधक का मतलब बंधक क्या होता है, गारंटी या सिक्योरिटी जिसको हम बोलते हैं। कोलेट्रल क्या होता है, इसको समझेंगे। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, मॉर्गेज क्या होता है, प्लेस्ड क्या होता है, ठीक है, इसको समझेंगे। कंसोर्डियम क्या होता है, इसको समझेंगे। ब्रिज लोन क्या होता है, इस्लामिक बैंक क्या है, शैडो बैंक क्या है, ग्रीन बैंकिंग क्या है, अनुसूचित बैंक क्या है, गैर अनुसूचित बैंक, यूनिवर्सल बैंक, ठीक है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है, डोरमेट अकाउंट क्या होता है, अनक्लेम्ड अकाउंट किसको बोलते हैं, प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट के बारे में समझेंगे। सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में समझेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। एटीएम कैसे काम करता है, कब पहला एटीएम लगाया गया, ऑटोमेटिक डॉलर मशीन, इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। उसके बाद से प्राथमिक क्षेत्र का ऋण, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। क्या होता है, कितना इसका निर्धारण है, पीएसएल लिमिट क्या है, इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। उसके बाद से अलग अलग किसानों के जो प्रकार है उसको थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। एजुकेशन, आवास, कृषि, किसके लिए कितना लोन देना होता है। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, चेक सिस्टम हमारा कैसे काम करता है। उसके बाद से डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, सीटीएस क्या होता है, सीबीसी क्या होता है, सीबीएस क्या होता है, ये सारा चीज़ हमारे आज के लेक्चर का हिस्सा है। तो इस सब के बारे में हम समझेंगे बारी बारी से, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा क्योंकि इतना सारा चीज़ आपको कवर करना है, ठीक है। तो अपना नोट्स निकाल लें और कॉपी कलम निकाल लें और धैर्य से इसको एक बार सुन लें या उसके बाद लिख लेंगे, या जैसे भी आपको आसान लगे उससे आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे DICGC के बारे में कि ये क्या है और कैसे पूरा काम करता है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। तो इसका फुल फॉर्म तो एक पहले दिमाग में रख लीजिए कि कभी छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जमा, बीमा एवं ऋण गारंटी निगम, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, तो DICGC भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का एक विशेष प्रभाग है जो वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक है। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1978 को जमा बीमा ऋण गारंटी निगम अधिनियम, इसके लिए कानून बना है 1961 में और स्थापना हुआ है 1978 में, के तहत जमा राशियों को बीमा प्रदान करने और ऋण सुविधाओं को गारंटी देने के उद्देश्य से की गई थी। आइए देखते हैं कैसे काम करता है, ठीक है। तो यह एक वैधानिक संस्था है क्योंकि ये पार्लियामेंट के कानून के द्वारा बना है, तो स्टैचुरी बॉडी है, वैधानिक संस्था है। अब ये काम क्या करता है, बोर्ड पे देखिए। जैसे आपका बैंक में कोई भी अकाउंट आप खुलवाते हैं, कोई भी बैंक में आप अकाउंट खुलवाते हैं, तो बैंक अकाउंट खुलते ही आपका जैसे ही बैंक अकाउंट खुलेगा आपका बीमा कर दिया जाएगा। बैंक ये DICGC जो संस्था है वो आपका एक बीमा कर देगी। और किसी भी परिस्थिति में मान लो कि बैंक बंद हो जाए, बैंक डिफॉल्टर घोषित हो जाए, बैंक का संपत्ति मतलब कुछ इसी भी तरीके से बैंक बंद हो जाए, तो ये बैंक मतलब ये संस्था क्या करती है, DIC जमा बीमा एवं ऋण गारंटी जो निगम है DICGC, ये क्या करता है कि जिस आपका पर जो व्यक्ति है पर अकाउंट 5 लाख रुपया ये वापस रिटर्न करता है। मतलब जो आपका इंश्योरेंस या बीमा हुआ होता है तो 5 लाख रुपया एक कस्टमर को ये वापस कर देगा, ठीक है। अब ये कैसे, मान लीजिए कि हमारा अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है, हमने 6 लाख रुपया जमा कर रखा है। अब पंजाब नेशनल बैंक किसी कारणवश से बंद हो जाएगा। अब चूंकि मेरा अकाउंट खुला था तो वहाँ पे बीमा हमारा पहले ही हो चुका था, इसलिए ये कंपनी क्या करेगी, ये DICGC, ये हमको 5 लाख रुपया बीमा कंपनी या बीमा के तौर पर 5 लाख रुपया हमको वापस हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि अकाउंट में मेरा 3 लाख रुपया जमा है तो हमारा 3 लाख मिल जाएगा, ठीक है। तो अधिकतम 5 लाख तक मिलेगा, उससे अधिक नहीं। हमारा 10 लाख जमा है तो 5 लाख मिल जाएगा, 5 लाख रुपया हमारा लॉस में चला जाएगा। तो ये संस्था क्या करती है, बीमा करती है, और जब बैंक बंद होते हैं तो उस स्थिति में ये पैसा को क्या करते हैं, वापस करते हैं या उन बीमा के बदले पैसा देते हैं। नेक्स्ट आगे आइए देखते हैं। तो यह एक स्टैचुरी बॉडी है। प्रारंभिक पूंजी इसकी 50 करोड़ रुपये थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, मुंबई में है, ठीक है। यह पूर्णतः यानी 100% RBI की सहायक संस्था है, ठीक है। इसके चेयरमैन जो होते हैं वो RBI के डिप्टी गवर्नर या जो उप गवर्नर होते हैं वही इसके चेयरमैन होते हैं। अब कौन कौन से अकाउंट के पैसे
अच्छा, एक बात लिखा हुआ है कि ऑल बैंक, सभी प्रकार के बैंक कैन ऑल डिपोजिटर अंडर द DICGC, यानी कोई भी बैंक, चाहे यूनिवर्सल बैंक हो, चाहे सरकारी बैंक हो, गवर्नमेंट बैंक हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो, चाहे कोई भी बैंक हो, अगर बैंक आपका खाता खुला है तो आपका बीमा होगा, और बैंक बंद होता है तो 5 लाख रुपया पर व्यक्ति, यहाँ पे एक लाइन इसमें ऐड कर लीजिएगा, 5 लाख रुपया पर व्यक्ति अब उसका पैसा वापस होता है। ठीक है, आपका करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, या फिर कोई भी आपका अकाउंट है, अगर वो बैंक बंद होता है तो आपको पैसा वापस मिलेगा। ठीक है, क्या कवर नहीं होता है DICGC में? नॉट कवर्ड, मतलब क्या उसमें शामिल नहीं होगा? तो NBFC में आपका कोई पैसा जमा है तो कोई आपका बीमा नहीं होता है और कोई भी पैसा आपको वापस नहीं होगा। एक बैंक द्वारा अन्य बैंक में, मतलब मान लो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसने अपना कुछ पैसा PNB में जमा कर रखा है, तो PNB में जमा कर रखा है, तो PNB बंद होगा तो स्टेट बैंक को कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। तो एक बैंक के द्वारा अन्य बैंक में जमा कोई राशि है तो भी वापस नहीं मिलता है, मतलब उसका। सरकार के द्वारा किसी बैंक में, मान लो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी मोदी जी PNB में कुछ पैसा अपना रखे हैं तो भी पैसा वापस नहीं होगा। तो ये पहली संस्था है DICGC। नेक्स्ट है बैंक बोर्ड ब्यूरो। 2022 से इसका नाम चेंज कर बैंक बोर्ड ब्यूरो, और 2022 से इसका नाम चेंज कर दिया गया फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। ठीक है, FSIB, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो। ठीक है, आइए देखते हैं कि ये काम क्या करता है। इसका मुख्य कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा कंपनियों के अध्यक्ष एवं MD के लिए उपयुक्त व्यक्तियों, मतलब उपयुक्त कौन बेहतर व्यक्ति है इसकी खोज करना एवं चयन करना। कहने का मतलब कि जो बैंक बोर्ड ब्यूरो पहले ये हुआ करता था और इसके स्थान पर अभी FSIB आ गया है। इसका मेन काम ये है कि मतलब इसमें जो शामिल लोग हैं, 9 लोग इसमें टोटल शामिल होते हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है। 2016 में इसकी स्थापना हुई थी बैंक बोर्ड ब्यूरो की, और 2022 से ये FSIB बन गया है। अब इसमें जो 9 लोग शामिल होते हैं वो क्या करते हैं, जितने सारे गवर्नमेंट बैंक है या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके जो भी MD या चेयरमैन, मान लो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, चूंकि ये सरकारी बैंक है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कौन अध्यक्ष बनेगा? पंजाब नेशनल बैंक एक सरकारी बैंक है, तो इसका अध्यक्ष कौन बनेगा? तो इसका अध्यक्ष बनने के लिए ये बैंक बोर्ड जो ब्यूरो है अभी वर्तमान में FSIB, ये 9 लोगों का एक समूह है जो एक बेहतर व्यक्ति की, जिसको जानकारी हो बैंकिंग सेक्टर का, तो उसका चयन करता है और फिर ये सरकार को रिकमेंड करता है और सरकार उसको नियुक्त करती है। ठीक है, तो ये बस सिलेक्शन के लिए काम करता है, एक अच्छे व्यक्ति का चयन करके सरकार को रिकमेंड करता है। ठीक है, एक चेयरमैन और 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर इसका पदेन सदस्य होते हैं, 5 अदर मेंबर होते हैं इंक्लूडिंग 2 मेंबर फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो टोटल 1 हो गया, प्लस 3 इसका पदेन सदस्य होते हैं और प्लस 5, तो ये टोटल कितने लोग हो गए? 9। अब 9 में 5 अदर्स मेंबर होंगे, जिसमें 2 लोग क्या होंगे? प्राइवेट सेक्टर से यहाँ पे शामिल होने चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन होता है। तो एक्स ऑफिशियो मेंबर देखें तो RBI का डिप्टी गवर्नर। एक्स ऑफिशियो पदेन सदस्य उसको बोलते हैं जो एक पद पे रहते हुए दूसरे पद के निर्वहन करता है ना, तो उसी को हम बोलते हैं पदेन सदस्य। ठीक है, सेक्रेटरी होगा डिपार्टमेंट ऑफ द पब्लिक इंटरप्राइजेस, इसका सेक्रेटरी इसका मेंबर होता है। फिर सचिव होगा आपका डिपार्टमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विस, इसका सचिव इसका मेंबर होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अध्यक्ष या चेयरमैन, भानु प्रताप शर्मा अभी बैंक बोर्ड ब्यूरो या FSIB का अभी चेयरमैन है। इसकी सिफारिश कौन थी? तो PJ नायक की कमेटी बनी थी बैंकिंग के लिए, उसी ने इसकी सिफारिश की थी। ठीक है, तो बैंक बोर्ड ब्यूरो समझ गए, बैंक बोर्ड ब्यूरो, और इसी का नाम अभी FSIB कर दिया गया है 2022 से। तो इसका 9 लोग होते हैं और इनका काम है कि जो भी सरकारी बैंक है उसका अध्यक्ष का चयन करके सरकार को सलाह देते हैं और सरकार उसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब BSF बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, नाम ही है सुपरविजन, वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड। इसकी स्थापना 1994 में RBI के अंतर्गत वित्तीय क्षेत्र का पर्यवेक्षण, मतलब उसकी जांच पड़ताल करने के लिए कि वो ठीक ढंग से क्या काम कर रहा है कि नहीं, इसके लिए वित्तीय क्षेत्र, वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्थान, NBFC ETC के लिए काम करता है। यह बैंक क्रेडिट रेटिंग का काम करता है, A से लेकर E तक इसका रैंक देता है। क्रेडिट रेटिंग क्या होता है? मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है, ये B को कोई पैसा उधार देना चाहता है, तो ये पहले B के बारे में पता लगाएगा कि वो ठीक व्यक्ति है कि नहीं, उसको लोन दिया जा कि नहीं। तो विश्व मार्केट में कुछ ऐसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होते हैं। मान लो कि एक तीसरा व्यक्ति आकर कोई बोले कि नहीं, B बहुत बढ़िया व्यक्ति है, इसको लोन दिया जा सकता है, तो इस प्रकार की कुछ संस्थाएं होती हैं जो क्रेडिट रेटिंग करती है कि A क्लास का व्यक्ति है, B क्लास का व्यक्ति है, C क्लास का। तो वैसे ही ये क्रेडिट रेटिंग करता है A से लेकर E तक। ठीक है, A से अगर किसी बैंक का A है,
ठीक है, ए से लेकर ई तक। तो ए है तो बहुत बढ़िया है, बी है तो उससे कम बढ़िया है, सी है तो उससे कम, डी है तो उससे कम, ई है तो सबसे बकवास लेवल का होगा। 6 कारकों के आधार पर ये क्रेडिट रेटिंग करता है। अब 6 कारक क्या होता है, मान लीजिए कि कोई बच्चा मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया, 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, अब उसका आपको मार्क्स आपको निकालना है, तो ऐसा थोड़े वो मैथ में अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया तो मान लेंगे कि वो बहुत तेज बच्चा है, नहीं। एवरेज मार्क्स सब में ठीक ठाक होना चाहिए, तब वो माना जाएगा कि ठीक है। तो क्रेडिट रेटिंग के लिए 6 कारकों के आधार पर या 6 मानक निर्धारित करता है ये संस्था, वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड। क्या क्या है, तो पूंजी पर्याप्तता, मतलब किसी बैंक के अंतर्गत कैपिटल एक्विडेसी क्या है, पूंजी का क्या है, अब ये स्टेटस है कितना है ये। फिर संपत्ति की गुणवत्ता, एसेट क्वालिटी का मतलब होता है कि किसी बैंक के पास एसेट है तो किस तरह से उसका इस्तेमाल कर रहा है। कुछ विजय माल्या टाइप कुछ ऐसे लोगों को तो लोन नहीं दे दिया है ना कि वो बाद में वो उसको लेकर चला जाएगा, ठीक है। तो पूंजी की गुणवत्ता क्या है, उस बैंक की अर्निंग आय क्या है, लिक्विडिटी तरलता किस तरह से है, मैनेजमेंट किस तरह से है, ठीक है। और सिस्टम एंड कंट्रोल, मतलब वो बैंक का पूरा मतलब वो कैसे काम करता है, ये भी डिपेंड करता है। बीएफएस का हेड ऑफिस है कहाँ पे, मुंबई में। बीएफएस का चेयरमैन आरबीआई का गवर्नर ही होता है, पदेन सदस्य इसका डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक है। तो ये मुख्यतः रेटिंग करने का काम करता है। नेक्स्ट समझते हैं बैंकिंग लोकपाल। अब बैंकिंग लोकपाल क्या होता है, बोर्ड पे देखिए। अब मान लीजिए आपके साथ बैंक में कोई फ्रॉड हो जाए, आपके साथ बैंक में कोई फ्रॉड हो जाए, आपके अकाउंट से पैसा जो मतलब आप निकाले नहीं और निकल जाए, ठीक है, या फिर कोई गलत ट्रांजैक्शन हो जाए, तो आप इसकी शिकायत कहाँ कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी ऐसा काम होगा तो आप भारतीय के कोर्ट में ही जाएंगे, कोर्ट में ही ये शिकायत करेंगे। परंतु कोर्ट में तो बहुत लंबा लंबा मामला चलता है ना, उसमें त्वरित सुनवाई नहीं होगी। तो बैंकिंग सेक्टर से संबंधित मामलों के त्वरित और मतलब जल्दी सुनवाई करने के लिए, त्वरित और किफ़ायती तरीका प्रदान करने के लिए बैंकिंग लोकपाल की स्थापना की गई है। तो बैंकिंग लोकपाल, बैंकिंग ओम्बुड्समैन इसको बोलते हैं। बैंकिंग लोकपाल बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहकों की शिकायत को दूर करने के लिए आरबीआई द्वारा नियुक्त एक महत्वपूर्ण संस्था है, त्वरित और किफ़ायती तरीका है, ठीक है। वर्ष 2006 से इसकी स्थापना हुई है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 35A के तहत इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। बैंकिंग लोकपाल का आदेश अंतिम तथा बाध्यकारी है, मतलब ये जो अपना सुनाएगा वो अंतिम और बाध्यकारी होगा, ठीक है। मुफ्त में इसकी सेवाएं होती हैं, ठीक है। अच्छा, बैंकिंग ओम्बुड्समैन या बैंकिंग लोकपाल में शिकायत के लिए बैंक के द्वारा अस्वीकार किया जाना आवश्यक है। जैसे आप न्यायालय में देखते हैं कि कोई भी मामला है तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तभी ना हाई कोर्ट चला जाएगा, फिर उसके बाद से सुनवाई होगा तो फिर वो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। ऐसे थोड़े है कि कोई मामला आप डायरेक्ट लेकर पहुँच जाए सुप्रीम कोर्ट। हालांकि कुछ ऐसे मामले होते हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, नहीं तो जाते हैं, लेकिन सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो पहले बोलेगा कि हाई कोर्ट घूम के आइए, हाई कोर्ट में जाएगा तो पहले बोलेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट घूम के आइए। तो हमारा बैंकिंग ओम्बुड्समैन जो है, बैंकिंग लोकपाल, ये बोलता है कि कोई भी आपका शिकायत है तो आप बैंक में पहले जाइए, वहाँ पे बैंक अगर समाधान नहीं करेगा तो फिर हम उसको क्या करेंगे, समाधान करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये व्यवस्था है। नेक्स्ट आगे समझेंगे बैंक एनबीएफसी और डिजिटल पेमेंट। मतलब आपके साथ कोई फ्रॉड धोखाधड़ी हो जाए, कोई शुल्क आपसे ज़्यादा काट ले, कोई हरासमेंट शोषण होने लगे, तो इस प्रकार का कोई भी केस बनता है तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन वहाँ पे काम करता है। अधिकतम 20 लाख तक का, और शोषण के केस में 1 लाख तक के केस का ये क्या करता है, सुनवाई करता है, ठीक है। प्रोसेस क्या है इसका, तो सबसे पहले आप बैंक मैनेजर के पास जाएंगे, 30 दिन तक अगर वहाँ पे नहीं होता है तो फिर बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास जाएंगे, ये भी काम नहीं करता है तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, और उसके बाद से लास्ट में तो कोर्ट आपके पास है ही, ठीक है। वर्ष 2021 से बैंकिंग लोकपाल का नाम बदलकर इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम कर दिया गया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, बैंक इंश्योरेंस क्या होता है, ठीक है। जब किसी बैंक या बैंक ब्रांच द्वारा, अच्छा इसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों लिखा हुआ है, तो आप जैसे भी कंफर्टेबल हो आप हिंदी और इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। कोई एक ही लिखिएगा, ज़्यादा नोट्स लेंदी आपका नहीं होगा, तो एक ही आप इसमें से प्रेफर करिएगा, ठीक है। जब किसी बैंक या बैंक ब्रांच द्वारा बीमा कंपनी द्वारा बीमा पॉलिसी को बेचा जाए तो उसे बैंक इंश्योरेंस कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई गोपालगंज में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई ब्रांच है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो इसका काम तो है ही अपने बैंकिंग सेक्टर को या बैंकिंग से संबंधित सर्विसेज प्रदान करना। लेकिन ये कभी मान लीजिए कि बैंक के साथ करके ये कुछ बीमा कंपनियों का बीमा भी बेचने लगे, बीमा कंपनियों का बीमा भी, तो इस मतलब इस प्रोसेस को हम बैंक इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं। मतलब जो कोई बैंक का ब्रांच बीमा बेचने का भी कार्य करने लगे तो फिर वो इस श्रेणी में आ जाएगा। यह बैंकों और वित्तीय कंपनियों
बीमा कंपनियों के बीच एक संबंध है जिसमें बैंक के ग्राहकों का बीमा उत्पाद और उसके फ़ायदे मिलते रहते हैं। अब जैसे मान लो कि दोनों का फ़ायदा है, बीमा कंपनी को अपना बीमा कुछ सेल हो गया और बैंक को जो बीमा सेल हुआ उसे जो पैसा मिल गया उसका एसेट का काम कर ले, मतलब उसका संपत्ति कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। बैंक इंश्योरेंस की अवधारणा सबसे पहले फ्रांस में आई थी और भारत में इसे साल 2000 ईस्वी में इसे अपनाया गया। बैंक इंश्योरेंस के तहत इंडियन ओवरसीज बैंक, भारतीय LIC लिमिटेड, ठीक है, इसको शामिल किया जाता है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल इसको देख लेते हैं। ICIC लोम्बार्ड, ये इसका एग्जाम्पल है। PNB, मतलब ये ICIC आपका बैंक है, लोम्बार्ड ये बीमा संस्था है, PNB ये आपका बैंक है, ये आपका मेट लाइफ आपका बीमा संस्था है, तो दोनों मिलकर ये काम करते हैं। ठीक है। बैंक इंश्योरेंस के लिए IRDAI द्वारा, इरेडा इसको सामान्यतः बोलते हैं, इरेडा द्वारा अनुमति दी जाती है। बीमा कंपनी अपनी बिक्री और विस्तार और बैंक को राजस्व की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। तो एक बच्चे का ये क्लास नोट्स है, इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह होगा तो आप थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा, अपने से उसको सुधार लीजिएगा। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट अब संगठन पे बात करते हैं। IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। भारत क्षेत्र में अब जैसे देखो RBI है तो पूरा भारत के बैंकिंग सेक्टर के लिए रेगुलेटरी बॉडी है, वो बैंकिंग सेक्टर को देखता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है सेबी, तो वो पूरे भारत के शेयर मार्केट को देखता है। वैसे ही जो ये इरेडा है, ये जो संस्था है, ये पूरी तरह से भारत के बीमा सेक्टर को देखता है, यानी बीमा में कोई धांधली ना हो जाए या कोई कस्टमर का पैसा पूरी तरह से सेफ हो, इसके लिए काम करता है। तो भारत के बीमा क्षेत्र के समग्र पर्यवेक्षण और विकास के लिए बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के द्वारा 1999 में स्थापित एक वैधानिक संस्था है। ठीक है। क्योंकि इसके लिए कानून बनाया पार्लियामेंट से, तो एक वैधानिक संस्था होगा। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है, ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हैदराबाद में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं देवाशीष पंडा, अभी इसके अध्यक्ष हैं। सिफारिश RN मल्होत्रा कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी। यह पॉलिसी धारकों को, यानी जो भी बीमा अपना कराया है, हितों की क्या करता है? रक्षा करता है। यह उचित तथा निष्पक्ष बीमा लेन देन को बढ़ावा देता है, बीमा जागरूकता को बढ़ावा देता है। ठीक है। अब कुछ बैंकिंग कोड हैं, जैसे IFSC कोड क्या होता है? तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड 11 डिजिट का होता है, मतलब 11 अंक का होता है। फॉर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये किसी बैंक का IFSC कोड है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का SBIN 00012334। तो ये फर्स्ट जो 4 अंक होते हैं, इसका 4 शुरुआत जो बैंक के कोड होते हैं, और ये जो 5वां, यानी इधर से ये 5वां और इधर से ये 7वां। ठीक है। तो ये लेफ्ट से हो गया 5वां और राइट से हो गया 7वां। ये बाई डिफ़ॉल्ट सब में क्या होता है? 0 होता है। ठीक है। किसी भी बैंक का आपका IFSC कोड होगा उसमें 0 होगा। फिर ये ब्रांच का कोड होता है, बाकी का 6 जो बच गया वो ब्रांच का कोड होता है। ठीक है। तो मान लीजिए कि कहीं भी पैसा आपको ट्रांसफ़र करना है तो सबसे पहले एक अकाउंट नंबर आप मांगते हैं, फिर उसका नाम और एक IFSC कोड कि कहाँ पे इसका ब्रांच है, तो ये सारा चीज़ डिटेल, फिर वहाँ से पैसा ट्रांसफ़र होता है। MICR क्या होता है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है। ये 9 डिजिट का होता है, फॉर इलेक्ट्रॉनिक चेक क्लियरेंस। और मान लीजिए कि कोई भी चेक आप बैंक में ले जाते हैं, कोई व्यक्ति आपको चेक काट कर दिया है, तब इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधे एक ही बार चले जाएं, जहाँ पे कैशियर बैठा है वहीं पे आप जाकर चेक लेकर चले जाते हैं। वो तो वैसे नहीं होगा, वो पहले बोलेगा कि इस चेक को क्लियरेंस करा कर लाइए, इसको चेक क्लियरेंस कराइए। तो चेक क्लियरेंस करने के लिए वहाँ पे अलग स्टाफ बैठे हुए हैं, ये 9 डिजिट को मिलाते हैं कि चेक सही है कि गलत है, और फिर वो क्लियरेंस करके अपना देते हैं, तो फिर आपका मैनेजर उसको पैसा पे करता है। ठीक है। तो पहला का 3 कोड होता है वो सिटी कोड होता है, फिर बाद का 3 अंक बैंक कोड होता है, और लास्ट का 3 अंक आपका ब्रांच कोड होता है। ठीक है। तो ये एक है स्विफ्ट। अभी स्विफ्ट क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल, यहाँ पे फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है। ये 8 या 11 डिजिट का हो सकता है, फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए। अब मान लो आप बैठे हो भारत में और दुबई में पैसा ट्रांजैक्शन करना है, तो फिर वहाँ पे जो आपको ये IFSC और इस सब के जगह पे लगेगा, वहाँ पे लगेगा आपका स्विफ्ट। तो विदेशों में कोई पैसा ट्रांजैक्शन करना है तो वहाँ पे ये आपको लगता है। पहले का शुरुआत का 4 अंक आपका बैंक कोड होता है, बीच का 2 अंक कंट्री का कोड होता है,
फिर बीच का 2 अंक सिटी कोड होता है और लास्ट का 3 अंक ब्रांच कोड होता है, जो ऑप्शनल होता है, किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता है। ठीक है, तो ये 8 अंक का भी हो सकता है और 11 अंक का भी हो सकता है। ठीक है, LEI अगर 50 अंतर्राष्ट्रीय कोई लेन देन करना है और 50 करोड़ से अधिक करना है तो ये 20 डिजिट का होता है। लीगल एंटिटी एंटिटी आई क्या लिखा है भाई, इसको आप थोड़ा सर्च कर लीजिएगा गूगल पे कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला बात है इंडियन बैंक एसोसिएशन। अब ये क्या है थोड़ा सा देखिए, इसकी स्थापना हुई है 26 सितंबर 1946 को। ये गैर संवैधानिक संस्था है या गैर वैधानिक संस्था है, मतलब ये सरकार के द्वारा या फिर कोई पार्लियामेंट के कानून के द्वारा स्थापित संस्था नहीं है। ये बैंकों का अपना एक एसोसिएशन है। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? मुंबई। ठीक है, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मैक्सिमम 31 मेंबर हो सकते हैं, जिसमें एक चेयरमैन होता है, 3 उपाध्यक्ष होते हैं, एक सचिव होता है और 26 इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल 1 साल होता है। यह बैंकों का संघ या यूनियन है। ठीक है, जैसे अलग अलग का सब संघ या यूनियन होता है, वैसे ये बैंकों का संघ या यूनियन है। संघ या यूनियन कैसे? ये सब डिपार्टमेंट का लगभग, जैसे आप मजदूरों का संघ देखोगे, रेलवे कर्मचारियों का संघ देखे होंगे। ठीक है, तो एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे ये काम करते हैं। तो एक बैंक के मध्य सहयोग, एक बैंक से दूसरे मध्य बैंक के मध्य सहयोग को क्या करना है? बढ़ावा है, या बैंक प्रणाली के विकास को प्रोत्साहन देते हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो अगस्त 2024 में अभी इसके चेयरमैन हैं MV राव, इसके अभी वर्तमान में चेयर हैं। जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी चेयरमैन है, वो बैंक एसोसिएशन का भी क्या है? चेयरमैन है। ठीक है, फिर उसके बाद से ये दिनेश कुमार खरा SBI के वाले SBI के हैं। फिर SL जैन इंडियन बैंक के हैं। ठीक है, N कमाकोड़ी सिटी यूनियन बैंक के हैं। सेक्रेटरी इसके हैं महादेव नायर, बैंक ऑफ बहरीन एवं कुवैत। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें कुछ लोग शामिल होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि KYC नो योर कस्टमर। अब नो योर कस्टमर क्या होता है? मान लो कि कोई एक पेंशनधारी है, पेंशनधारी, अब इसको पेंशन, चूँकि अब तो पेंशन लेने के लिए बैंक में ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन आ जा रहा है। अब मान लो कि बीच में इसकी मृत्यु हो जाती है और फिर भी ये बैंक से पैसा अपना लेना जारी रखता है, तो जाहिर सी बात है कि वो सरकार का अपव्यय होगा, क्योंकि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, बैंक या फिर और कोई बैंक आपसे जो कुछ डॉक्यूमेंट मांगता है, जैसे आपका आइडेंटिटी प्रूफ, पहचान पत्र और रेसिडेंस निवास। तो KYC के लिए सामान्यतः ये 2 डॉक्यूमेंट माना जाता है कि बैंक आपको वास्तविक कस्टमर का पहचान कर सके। इसका फुल फॉर्म ही है नो योर कस्टमर, मतलब अपने कस्टमर को जानो। तो ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। KYC डे मनाया जाता है अगस्त के पहला कार्य दिवस जो होता है उस KYC डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, KYC अंडर द प्रिवेंशन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत ये जरूरी है। अब अलग अलग CKYC मतलब सेंट्रल KYC, EKYC मतलब इलेक्ट्रॉनिक KYC, VKYC मतलब वीडियो KYC, MKYC मतलब मोबाइल KYC, मोबाइल से हो जाएगा। ठीक है, पासपोर्ट इज मैंडेटरी, 50 करोड़ या उससे अबव का लोन चाहिए तो 50 करोड़ आपके लिए देना पड़ेगा। ठीक है, आगे आइए देखते हैं बैंकिंग सुधार या बैंकिंग रिफॉर्म। तो इसके लिए अच्छा, जो पूरा लेक्चर अभी तक, मतलब आप कमेंट जरूर करिएगा कि लेक्चर आपको कैसे लगा। ठीक है, काफ़ी मेहनत से ये लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो आप करें, आपका कमेंट आएगा जिस हिसाब से, फिर उसी हिसाब से हम नेक्स्ट लेक्चर को इस पर लेंगे और फिर उस पर अगला क्लास आपको बनाएंगे। ठीक है, तो M नरसिम्हन समिति 1 बना था 1991 में, M नरसिम्हन कमेटी 2 बना था 1998 में। इसकी सिफारिश, मतलब इन दोनों समितियों ने अब पूरे ओवरऑल बैंकिंग के लिए क्या सिफारिश किया उसके बारे में आइए जान लेते हैं। सार्वजनिक बैंक सीमितता। अब LPG रिफॉर्म आप पढ़ेंगे आगे इकोनॉमिक्स में, जब हम वैश्विक क्षेत्र पढ़ेंगे तो LPG रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का आप जब पढ़ेंगे उसके बारे में, जब प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा बढ़ावा दिया जा रहा था, उसी समय ये नरसिम्हन कमेटी फर्स्ट बना था 1991 में। तो इन्होंने बोला कि सार्वजनिक बैंक की सीमितता, मतलब सार्वजनिक बैंकों को कम किया जाए, तो जाहिर सी बात है कि कुछ को बढ़ाया जाएगा, तो निजी बैंकों में क्या किया जाए? वृद्धि किया जाए। ब्रांच लाइसेंस पॉलिसी को समाप्त किया जाए। पहले क्या होता था कि RBI का ये गाइडलाइन था कि कोई बैंक है, मान लो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो इसका अपना एक ब्रांच भी अगर किसी क्षेत्र में खोलना है तो उसके लिए RBI से परमिशन या लाइसेंस लेना पड़ता था। तो फिर इस कमेटी ने बताया कि इसको ख़त्म करिए। ठीक है, बैंकों के ऊपर छोड़ दीजिए कि वो अपना कहाँ पे कैसे मतलब अपना ब्रांच ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ब्याज दर का विनियमन। ठीक है, ब्याज दर में विनियमन इन द सेंस कि जो रिवर्स रेपो रेट और ये सारी चीज़ें होती हैं उसको थोड़ा सा कम किया जाए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है CLR और SLR को डिक्रीज यानी कम किया जाए।
ठीक है। पर्यवेक्षण के लिए एक बोर्ड बनाया जाए, पर्यवेक्षण के लिए तो जो अभी पढ़े थे आप, पर्यवेक्षण के लिए एक बोर्ड बना हुआ था, ठीक है, क्रेडिट रेटिंग और ये सारी चीज़ करने के लिए, ठीक है। प्रोविज़न ऑफ CAR, CAR कैश यहाँ पे होगा, CAR कैश एक्विडिटी रेशियो, तो आगे समझेंगे कैश एक्विडिटी रेशियो क्या है, ठीक है। फिर LF फैसिलिटी, ये हम पढ़ चुके हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को LF फैसिलिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए समझते हैं कि CAR और CAAR क्या होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं पूंजी पर्याप्तता अनुपात। तो पूंजी कैपिटल एक्विडिटी रेशियो, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, ठीक है, या इसी को बोलते हैं कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो, ठीक है। आइए देखते हैं। प्रत्येक बैंक को अपने फंड में से रिजर्व रखना चाहिए नुकसान की भरपाई के लिए। मतलब कोई भी बैंक है, मान लो कि यहाँ पे कोई एक बैंक है जिसका नाम है, क्या नाम ले, मान लीजिए कि कोई एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक, ठीक है। अब वो एक्सिस बैंक के पास जितना भी पैसा जमा होगा, आपको पता है कि इसमें से कुछ पैसा रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के तौर पे रख देना है, सॉरी हम CAR और SLR के तौर पे रख देना है, CAR और SLR के तौर पे रख देना है, CRR कैश रिजर्व रेशियो और स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो CRR और SLR के तौर पे रख देना है। अब बाकी जो पैसा बच गया, तो कभी कभी बैंक में ऐसा होता है कि बैंक में कभी फ्रॉड हो जाए, बैंक में कभी धोखाधड़ी हो जाए, तो कैश एक्विडिटी रेशियो या लिक्विड एक्विडिटी कैपिटल एक्विडिटी रेशियो कहता है कि बैंक, मान लो कि कोई बैंक है, इसके पास 100 रुपया जमा है और 100 रुपया में से कुछ SLR रख दिया, कुछ CRR रख दिया, इसके पास 77 रुपया बच गया। तो ये इस CAR कहता है ये 77 रुपया पूरा लोन में ना घुमाओ, इसमें से कुछ पैसा निकाल कर साइड में रख दो कि जब बैंक कभी जोखिम में पड़ेगा, अपने पास ही रखे रहो, और बैंक जब जोखिम में पड़ेगा तो फिर उस समय इस पैसे का क्या कर लेना, इस्तेमाल कर लेना। तो वही बैंक, प्रत्येक बैंक को अपने फंड में से रिजर्व रखना चाहिए नुकसान की भरपाई के लिए, नहीं कहीं बैंक कभी कुछ ऐसा होता है तो उसकी भरपाई करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ये डिसाइड होता है किसके द्वारा, RBI कितना % रखना है, ये RBI डिसाइड करता है, निर्धारण RBI करता है। वर्तमान में अगर देखें तो RBI के अनुसार 9% और बेसल नॉर्म के अनुसार ये कितना है, 18%, सॉरी 8%, ठीक है। तो ये देखेंगे बेसल नॉर्म्स अभी आगे आप समझेंगे। तो बेसल नॉर्म्स बोलता है कि CAR या CRAR ये रखना चाहिए 8%, जबकि हमारा RBI बोलता है कि अभी वर्तमान में कितना है, 9%, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक। अब मिशन इंद्रधनुष और भी सेक्टर में आया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए मिशन इंद्रधनुष के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए मिशन इंद्रधनुष, इसे साल 2015 में लॉन्च किया गया। यह एक 7 घटक योजना है, जिसके कारण इसे मिशन इंद्रधनुष कहा जाता है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कामकाज में सुधार करना और उन्हें निजी क्षेत्रों के बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धी बनाने में सक्षम बनाना। इस योजना को 7 घटकों के आधार पर चलाया जा रहा है, जिन्हें ABCDEFG के नाम से जाना जाता है। अब जैसे आप सुनते हैं कि सरकार प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है और बहुत सारा प्राइवेट कर रही है, तो अब इसके लिए क्या व्यवस्था है। मान लीजिए कि कोई बैंक है, सरकारी बैंक है। अब सरकारी बैंक है तो सरकारी बैंक मान लीजिए कि वो काम ठीक ढंग से नहीं कर रहा है, उसका मुनाफा नहीं है ज़्यादा, तो इसका मतलब तो ये नहीं हुआ ना कि सरकार उसको प्राइवेट को बेच देगी या बैंक को बंद कर देगी, ठीक है। तो इसके लिए लाया गया ये मिशन इंद्रधनुष कि अगर सरकारों की सार्वजनिक बैंकों की स्थिति ठीक ठाक नहीं है, तो इन 7 मानकों पे ABCDEFG, इन 7 मानकों पर ध्यान देकर इस बैंक को इस तरह से सुधार किया जाए कि वो प्राइवेट जो बैंक है उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर सके और हमारे बैंकिंग सेक्टर ठीक ढंग से चल सके। अब ये 7 पॉइंट में क्या बातें की गई, जैसे A फॉर अपॉइंटमेंट यानी नियुक्तियाँ, मतलब जितने भी पोस्ट खाली हैं पहले उन सारी चीज़ों पे नियुक्तियाँ करिए, सभी को नियुक्त करिए उस पोस्ट पे, अच्छे अच्छे व्यक्तियों को, ताकि बैंक अच्छा से चल सके। दूसरा इस पे फोकस किया बैंक बोर्ड ब्यूरो। अभी बोले बैंक, सरकारी बैंक और सरकारी वित्तीय संस्थानों के जो अध्यक्ष और MD का चयन होता है वो बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। कैपिटलाइजेशन या पूंजीकरण, बैंकों में अगर पैसा कम है, उनके पास लिक्विडिटी कम है, तो सरकार थोड़ा सा उसमें अपना पैसा डाले और लिक्विडिटी को बढ़ाए, ठीक है। डी स्ट्रेसिंग एसेट्स यानी तनाव मुक्ति, मतलब इसको देखिए क्या बोलते हैं। मान लीजिए कि आप 5,000 रुपया किसी को उधार दिए, अब वो 5 लाख रुपया दे ही नहीं रहा है या फिर वो देने से मना कर रहा है, तो फिर आप भी हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे बैंक बहुत सारे लोगों को पैसा दे दिया है, जो वहाँ से पैसा वो रिकवर नहीं हो रहा है, तो बैंक भी स्ट्रेस में चले जा रहे हैं, वो ठीक ढंग से काम नहीं कर। तो डी स्ट्रेसिंग मतलब उसको तनाव मुक्त करिए, सरकार कुछ ऐसा एफर्ट लगाए कि मतलब वो ठीक ढंग से काम सके।
एम्पावरमेंट मतलब सशक्तिकरण, बैंकों को और कुछ सशक्त बनाइए, ठीक है। फ्रेमवर्क या फिर अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही तय करिए कि कौन से बैंक की क्या जवाबदेही है। ऐसा ना हो कि कोई बैंक कैशियर कुछ पैसा घूस लेकर किसी ऐसे व्यक्ति को लोन दे दिया जहाँ से रिकवर होना मतलब संभावना कम है। तो इस प्रकार से जवाबदेही वहाँ पे फिक्स किया जाए। फिर गवर्नेंस यानी शासन में सुधार, ठीक है। बेसल नॉर्म्स, आइए समझते हैं कि बेसल नॉर्म्स क्या है। एक नया टर्मिनोलॉजी आ गया आपका। बेसल्स एक शहर है, कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड देश है आपका यूरोप का, वहाँ पे एक बेसल शहर है, ठीक है। BIS मतलब ये BIS यहाँ पे आपका इस फुल फॉर्म मिल जाएगा, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ठीक है। ने स्थिरता, बैंकों में स्थिरता के लिए BCBS कमेटी का गठन किया, ठीक है, गठन किया, जिसमें 10 केंद्रीय बैंकों के गवर्नर शामिल थे, अभी 45। अब देखो बेसल शहर में मतलब एक बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट जैसे कुछ बनाया गया एक कमेटी, जिसका मुख्य काम था कि बैंक हमारे बेहतर तरीके से काम कर सके, पूरी दुनिया के बैंकों पे इस पे नज़र रखने के लिए कि कुछ ऐसा मतलब मिलजुल कर निर्धारित किया जाए कि दुनिया भर में बैंकिंग सिस्टम ठीक ढंग से चल सके। तब ये बेसल नॉर्म्स या कुछ नियम कानून लाए गए और 10 केंद्रीय बैंकों का, अब अभी इसमें कितने 45 देशों के गवर्नर हैं। सपोजिए कि RBI के गवर्नर है, फिर चाइना के सेंट्रल बैंक के गवर्नर है, US के सेंट्रल बैंक के, इतने सारे लोग मिलकर कोई नीति निर्माण बैंकिंग सेक्टर के लिए करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो बेहतर होगा, ठीक है। तो इस तरह से तो ये कमेटी जो बनी हुई थी, दिए गए प्रावधानों को बेसल नियम कहा जाता है। इनके द्वारा जो बैंकों के कार्य करने के लिए प्रावधान दिए गए उसी को बेसल नियम या बेसल नॉर्म्स या बेसल एकॉर्ड्स जो आप कह लीजिए वो करता है, ठीक है। नियम मुख्यतः जोखिम प्रबंधन पर केंद्रित है, मतलब बैंक ठीक ढंग से काम कर सके इसके लिए काम करता है, ठीक है। बेसल नॉर्म्स फर्स्ट आया था 1988 में वर्ल्ड वाइड यानी पूरे विश्व लेवल पे। भारत ने इसको अपनाया था 1998-99 में, ठीक है। बेसल नॉर्म्स 2 आया था 2004 में, भारत ने इसको अपनाया था 2006-07 में। बेसल नॉर्म 3 2010 में आ चुका है, जबकि भारत ने उसको 13-14 में अपनाया। तो अभी बेसल का जो नियम है 3 अभी पूरी तरह से प्रभावित है। 3 पिलर्स ऑफ बेसल नॉर्म्स, न्यूनतम पूंजी मानक, पर्यवेक्षण और बाजार अनुशासन, इन तीनों पे पूरी तरह से अपना कार्य करता है, ठीक है। अब आते देखते हैं कि बैंक के लिए संपत्ति क्या होता है और फिर उसकी लाइबिलिटी क्या होता है, ठीक है। तो लाइबिलिटी बैंक के लिए मतलब मान लीजिए कि मेरे पास देयता, लाइबिलिटी क्या है? देयता, लाइबिलिटी, या फिर हमारा एसेट, हमारी संपत्ति क्या है, ठीक है। तो उसी हिसाब से इसको देखेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास 2 लाख 1 लाख रुपया कैश है, तो ये हमारे लिए परिसंपत्ति है। लेकिन हमने 10,000 रुपये का किसी से उधार ले लिया है, तो ये बाद में तो उसको पे करना है, तो ये हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी है। मान लीजिए हमने 5 ग्राम गोल्ड रखा हुआ है, तो ये हमारे लिए क्या है? एसेट्स है। लेकिन हमने 5 ग्राम गोल्ड किसी से उधार लिया है, तो हमारे लिए लाइबिलिटी है, बाद में उसको क्या करना है? पे करना है। तो वैसे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बैंक के अंदर कौन एसेट्स है और कौन लाइबिलिटी है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर ग्राहकों द्वारा बैंक में कोई पैसा जमा किया गया है तो जाहिर सी बात है ग्राहकों को बाद में वापस करना होगा, तो बैंक के लिए लाइबिलिटी है यानी देयता है। बैंक द्वारा ऋण देना, अब बैंक किसी और को ऋण दिया है, अपना ही पैसा दिया होगा, अब ऋण दिया है तो वो बैंक के लिए क्या है? एसेट्स या संपत्ति है। बैंक द्वारा कहीं पे पैसा निवेश किया गया है, जाहिर सी बात है कोई बैंक का ही पैसा होगा, तो ये भी एक प्रकार का उसका एसेट्स है। बैंक द्वारा RBI में कोई पैसा जमा कर देना तो भी एक प्रकार का एसेट्स है, ठीक है। बैंकों द्वारा RBI से ऋण लेना, अब कोई बैंक हम 10,000 रुपये कर्ज ले लें तो ये हमारे ऊपर क्या है? लाइबिलिटी है। तो ये बैंक RBI से कोई ऋण लेता है तो बैंक के लिए लाइबिलिटी है। बैंकों द्वारा अन्य बैंक से ऋण देना, और मान लीजिए कि हमने किसी को 5,000 रुपया उधार दिया है, तो बाद में तो ये हमको पे करेगा ना, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? परिसंपत्ति होगा। तो एक बैंक किसी अन्य बैंक को कोई उधार दिया है तो बैंक के लिए एसेट्स या फिर परिसंपत्ति है, ठीक है। तो एसेट्स क्या होता है और परिसंपत्ति क्या होता है, इन दो चीज़ों को हमने बेहतर तरीके से आपको समझा दिया। नेक्स्ट अब आगे हम बात करेंगे कुछ अकाउंट्स के बारे में कि कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। तो डिपॉजिट, देखो डिपॉजिट जो होता है ना, जमा, ये जमा डिपॉजिट जो होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक होता है डिमांड डिपॉजिट और एक होता है आपका टाइम डिपॉजिट, या इसी को टर्म डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। अब जो डिमांड डिपॉजिट होता है उसके दो टाइप के अकाउंट उसमें होते हैं। एक होता है सेविंग अकाउंट और एक होता है करेंट अकाउंट। एक होता है सेविंग अकाउंट और एक होता है करेंट अकाउंट। वैसे जो टर्म डिपॉजिट होता है उसमें एक होता है फिक्स डिपॉजिट
और एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट। तो ये चारों, दो इधर और दो इधर, ये सब क्या होते हैं, इसको आइए हम थोड़ा सा समझते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट, मांग जमा। तो मांग जमा के अंतर्गत जाएंगे तो दो प्रकार के अकाउंट है, एक सेविंग अकाउंट जिसको बचत खाता बोलते हैं, और एक होता है करेंट अकाउंट जिसको हम चालू खाता बोलते हैं, ठीक है। अब सेविंग अकाउंट या फिर बचत खाता क्या होता है, आइए देखते हैं भाई बचत खाता क्या होता है। तो जो सेविंग अकाउंट होता है वो सामान्यतः व्यक्ति विशेष के लिए होता है, हाउस होल्ड्स के लिए या फिर कोई इंडिविजुअल्स के लिए होता है। जैसे हमारा और आपका खाता जो अकाउंट होगा वो सबका सब क्या होगा, बचत अकाउंट होगा यानी सेविंग अकाउंट होगा। इसमें सीमित लेन देन की ही अनुमति होती है। जैसे आपने बैंक में देखा होगा कि 40,000 से अधिक नहीं उठा सकते हैं, 50,000 से अधिक नहीं उठा सकते हैं, तो इस पर कुछ लिमिटेशंस लगा रहता है। जो भी बैंक में आपका पैसा रहता है उसके बदले आपको ब्याज मिलता है। ब्याज दर का निर्धारण सामान्यतः बैंक के द्वारा ही किया जाता है। जैसे सेविंग अकाउंट में जो भी पैसा होगा 4% या 4.25% तक आपको ब्याज मिल जाता है। ब्याज प्रतिदिन के आधार पर गणना की जाती है। ब्याज मासिक, तिमाही, चक्रवृद्धि ब्याज के तौर पे मिलता है। ओवरड्राफ्ट की सुविधा नहीं होती है, ठीक है। तो ओवरड्राफ्ट क्या होता है, आगे हम करंट अकाउंट में इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अब चालू खाता क्या होता है, तो सामान्यतः कंपनी के लिए यानी बिजनेसमैन या कंपनी के लिए होता है असीमित लेन देन। अब चूंकि एक बिजनेसमैन है, उसको रोज 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए का इधर से उधर ट्रांजेक्शन करना है, तो सेविंग अकाउंट रखेगा तो कर पाएगा नहीं। पता चलेगा स्टेट बैंक में को गया और 10 लाख रुपया कहीं से भेजना है तो बोलेगा स्टेट बैंक की फैसिलिटी नहीं है, 10 लाख रुपया निकालना है तो नहीं निकाल पाएगा। लेकिन अगर उसका करंट अकाउंट में खाता है तो आराम से ये सारा काम कर सकता है। अब चूंकि यहाँ पे पैसा बैंक में ज़्यादातर नहीं रह पाता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी ब्याज आपको नहीं मिलता है, ठीक है। सर्विस चार्ज लगता है आपका। ओवरड्राफ्ट की सुविधा, ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल जाती है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, मान लीजिए कि आपके बैंक में 5,000 रुपया है आपके अकाउंट में और आपका क्रेडिट सही है, तो बैंक आपको थोड़ा सा पैसा अपने अकाउंट में बैलेंस से ज़्यादा निकालने की अनुमति दे देता है। तो आप 10,000 रुपया निकालते हैं तो वो 10,000 रुपया भी निकल जाएगा, 20,000, 50,000 भी निकाल सकते हैं। लेकिन इस टाइम से पे नहीं करेंगे तो बैंक फिर इस पर आपको चार्ज कर देता है, ठीक है। खाते में बैलेंस से अधिक निकासी, तो ओवरड्राफ्ट क्या होता है, खाते में बैलेंस से अधिक निकासी, ठीक है। अब इसका दूसरा है टाइम डिपॉजिट या फिर टर्म डिपॉजिट, सावधि जमा इसको बोलते हैं। दो प्रकार से होता है, एक होता है फिक्स डिपॉजिट और एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट, आवर्ती जमा और स्थायी जमा। आइए एक बार पहले समझ लेते हैं। स्थायी जमा, मान लो कि 5 लाख रुपया है मेरे पास और 5 लाख रुपये को हमने फिक्स डिपॉजिट करना है। तो 5 लाख रुपये को फिक्स डिपॉजिट, बैंक बोला कि हम 8 साल के बाद इसको डबल कर देंगे। देखी बार 5 लाख रुपया हम जमा कर दीजिए और 8 साल के बाद से जाएंगे तो बैंक हमको 10 लाख रुपया क्या कर देगा, पे कर देगा। इसको हम बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, मान लीजिए कि एक बार में हमारे पास 5 लाख रुपया नहीं है, हम बैंक से बोलते हैं कि देखिए हम इसको साल भर में हम पे कर देंगे। अब साल भर में 5 लाख रुपया हमको पे करना है तो उसका एक मल्टीपल निकाल देंगे कि हर महीना हम इतना 40,000, 50,000 जो भी है अपना पे करेंगे और साल भर में 5 लाख पे कर देंगे। तो बैंक भी बोलेगा अच्छा ठीक है आप पे कर दीजिएगा। मतलब स्टेप बाय स्टेप पैसा जमा करना है, ठीक है। तो एक बार में पैसा जमा होता है 7 दिन और न्यूनतम 7 दिन के लिए, अधिकतम 10 वर्ष के लिए, ठीक है। इंटरेस्ट प्रोवाइड, इस पर आपको ब्याज मिलता है, ठीक है। डिसाइडेड बाय बैंक, अब इस पर क्या ब्याज मिलेगा आपको, रिटर्न क्या मिलेगा, ये बैंक डिसाइड करेगा। मंथली डिपॉजिट होता है इसमें, ठीक है। मिनिमम ड्यूरेशन 6 मंथ का करा सकते हैं और अधिकतम ड्यूरेशन 10 साल का आप करा सकते हैं। मिनिमम अमाउंट 5,000 रुपये, 500 रुपया पर मंथ और अधिकतम तो कुछ भी आप जमा कर सकते हैं। इंटरेस्ट इस पर भी आपको बैंक देता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये डिसाइड करता है बैंक, ठीक है। डिस्काउंट ऑफ एफडी एंड आरडी, निर्धारित समय से पहले अगर निष्कासित आप करते हैं तो आपको 90% तक मैक्सिमम इसमें से निकाल सकते हैं, कुछ वहाँ पे चार्ज आपको कट जाता है। अब आइए देख कुछ और टर्मिनोलॉजी देख देते हैं। ऋण क्या होता है, लोन। तो ऋण की अगर बात करें तो बैंक जब दीर्घकाल के लिए किसी को ऋण या उधार देता है तो इसको हम बोलते हैं लोन या इसी को बोलते हैं ऋण। अग्रिम क्या होता है, एडवांस, ठीक है। बैंक द्वारा अल्पकाल के लिए कोई ऋण दिया जाता है तो उसको हम एडवांस या फिर अग्रिम बोलते हैं, ठीक है। बंधक, कोलेट्रल। अब बैंक में कोई भी पैसा आप लेने जाते हैं तो बैंक कुछ आपसे खेत का कागजात वगैरह कुछ गिरवी रखाता है, उसी को कोलेट्रल या बंधक के नाम से जानते हैं। तो किसी ऋण के लिए बंधक या गिरवी रखी कोई वस्तु को कोलेट्रल कहा जाता है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक में जमा राशि से अधिक निकासी कर लेंगे तो इसको ओवरड्राफ्ट। मॉर्टगेज क्या होता है, मॉर्टगेज होता है कि इमूवेबल, मतलब अचल संपत्ति, घर हो गया ये सब क्या है, अचल संपत्ति है। कोई आपका जमीन हो गया, प्रॉपर्टी वगैरह, ये सब अचल संपत्ति है। प्लेस्ड क्या होता है, मूवेबल यानी चल संपत्ति, जैसे गोल्ड है उठाकर कहीं से, बाइक है कहीं से कहीं, गाड़ी है कहीं से कहीं, तो ये अचल संपत्ति है, ठीक है।
कंजोर्टियम क्या होता है? कंजोर्टियम इसको पढ़ते हैं। ये जब किसी ऋण को दो या दो से अधिक बैंक मिलकर प्रदान करें। मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है, ये अपना बिजनेस सेटअप करना चाहता है जिसको 100 करोड़ रुपए की क्या है आवश्यकता है। अब कोई एक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मान लो कि इसको अकेले नहीं पे कर सकता है, एक बैंक और पीएनबी दोनों मिलकर, पीएनबी या दो से अधिक बैंक मिलकर ये 100 करोड़ रुपए का लोन देते हैं, तो इसको हम कस्टोडियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फिर ब्रिज लोन क्या होता है? मान लीजिए कि ब्रिज लोन एडिशनल या अतिरिक्त मैंने किसी बैंक से मान लो कि 10 लाख रुपए का लोन लिया है। अब ये मतलब ये बैंक को हमने पे किया ही नहीं, तब तक 5 लाख और लोन लेने पहुंच गए। तो लोन के ऊपर लोन, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्रिज लोन या फिर अतिरिक्त लोन। ठीक है। इस्लामिक बैंक इस्लामिक कानून शरीयत के आधार पर काम करते हैं, सामान्यतः ब्याज मुक्त यहाँ पे ऋण दिया जाता है। ठीक है। शैडो बैंकिंग क्या होता है? गैर बैंकीय वित्तीय संस्थाओं के द्वारा जब बैंकिंग का कार्य किया जाने लगे तो उसको शैडो बैंकिंग कहते हैं। ठीक है। पर्यावरण संबंधी प्रोजेक्ट में अगर पैसा निवेश हो रहा है तो उसको ग्रीन बैंकिंग कहते हैं। ये अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक और यूनिवर्सल बैंक, ये पहले डिस्कशन हो चुका है पहले के लेक्चर में। अब बैंकिंग सेक्टर वाले लेक्चर में इसको हम देख सकते हैं। ठीक है। अब आगे कुछ और देख लेते हैं। पीपीएफ अकाउंट क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है। सिर्फ एक किसी व्यक्ति का हो सकता है, ड्यूरेशन 15 साल का। अमाउंट जो होता है 500 से लेकर 1.5 लाख रुपए पर एनम, यानी सालाना आप जमा कर सकते हैं। सरकार आपको ब्याज देती है। जमा जो भी आप करते हैं वो टैक्स फ्री होता है। ठीक है। और डोरमेंट अकाउंट, जब बैंक खाते से 2 वर्ष तक कोई भी लेन देन न हो तो उसको डोरमेंट अकाउंट घोषित कर दिया जाता है। अनक्लेम्ड अकाउंट क्या होता है? जब बैंक खाते में 10 वर्ष तक कोई भी लेन देन न हो तो उसको अनक्लेम्ड अकाउंट कह दिया जाता है। ठीक है। और जैसे ही अनक्लेम्ड अकाउंट होता है उसमें जो भी बैंक बच जाता है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है आरबीआई के खाते में। ठीक है। तो ध्यान रखना इसको। प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट क्या है? तो आपको पता है कि बैंकिंग समावेशन या वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, मतलब जो लोग बैंकिंग सेक्टर से छूट गए थे उनको बैंकिंग सेक्टर से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट को खोला गया। जीरो अकाउंट बैलेंस है, मतलब इस अकाउंट को खोलने में कोई भी पैसा नहीं लगेगा, 0 रुपया में ही खुल जाएगा। ठीक है। सिंगल केवाईसी यानी एक कोई डॉक्यूमेंट दीजिए आपका अकाउंट खुल जाएगा। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है कि आपका जनधन में अकाउंट है, कोई भी एक्सीडेंट होता है तो 2 लाख रुपए का आपको बीमा मिल जाता है। ओवरड्राफ्ट 10,000 रुपया इसमें मैक्सिमम, मतलब सोचिए 0 रुपया से आपने खाता खोला, 10,000 रुपया की सरकार आपको मैक्सिमम निकालने की अनुमति। आपका जो एटीएम कार्ड मिलता है वो रुपये एटीएम कार्ड मिलता है। ठीक है। ये पूरी तरह से मतलब काम करता है सेविंग अकाउंट, आपका पैसा इसमें जानते हैं तो सेविंग अकाउंट की तरह कार्य करता है। स्टार्ट 28 अगस्त 2014 से प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। ये जरूर दिमाग में रखिएगा कि इसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। सुकन्या समृद्धि अकाउंट, लड़कियों का ये अकाउंट है। 10 वर्ष से अप टू 10 ईयर्स, मतलब 10 ईयर्स से कम कभी भी 1 साल से, मतलब 0 से लेकर 10 साल तक कभी भी अकाउंट खोल सकते हैं। मिनिमम इसमें डिपॉजिट 250 रुपये पर एनम से लेकर मैक्सिमम 1.5 लाख तक पर एनम तक इसमें आप पैसा जमा कर सकते हैं। लड़की की 14 वर्ष की आयु होने तक आप पैसा जमा करेंगे। 18 वर्ष की जैसे ही होगी 50% उसमें पैसा विड्रॉल करने की अनुमति मिल जाएगी और 21 वर्ष के बाद 100% पैसा उसमें से विड्रॉल कर सकते हैं। सरकार इस पर 7.6% पर एनम के तहत आपको ब्याज भी देगी। इनकम टैक्स फ्री होगा, मतलब इस पर कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट, डिमांड डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट डिमांड डिपॉजिट में टाइम डिपॉजिट फिक्स और रिटर्न डिपॉजिट बात कर ही लिए हैं। ठीक है। मिनिमम एज ऑफ बैंक अकाउंट, मतलब बैंक में कोई खाता खोलने के लिए न्यूनतम आयु है 10 वर्ष। नो बैंक अकाउंट यानी पागल और दिवालिया कोई व्यक्ति है तो उसका कोई बैंक अकाउंट ओपन नहीं होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन क्या होता है? तो बैंकिंग सिस्टम से, मतलब बैंक अपना सेटअप करते हैं पैसा के ट्रांजैक्शन के लिए। तो ब्राउन लेवल एटीएम मशीन ऑफ बैंक, मतलब कोई स्टेट बैंक का कोई एटीएम आपको दिख रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसको मतलब कोई बैंक अपना एटीएम खुद लगवाता है तो उसको ब्राउन लेवल एटीएम कहा जाता है। वाइट लेवल एटीएम कैसे कहा जाता है? एटीएम एनबीएफसी के द्वारा मतलब वो वैसा कोई बैंक नहीं है, कोई वित्तीय संस्था है, वो कोई ऐसा जैसे टाटा है, मुथूट फाइनेंस है, प्रिज्म है, ये सब अपना एटीएम लगा देते हैं। ठीक है। इनका बैंक है नहीं तो इस प्रकार के एटीएम को वाइट लेवल एटीएम के नाम से जानते हैं। ठीक है। आरबीआई इसकी अनुमति देता है, मतलब ये काम करने के लिए आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ेगा। मिनिमम कैपिटल एनबीएफसी में मतलब 100 करोड़ रुपये उस एनबीएफसी का होना चाहिए। ठीक है। फर्स्ट एटीएम इन इंडिया लगा था एचडीएफसी का 1987 में मुंबई में। फर्स्ट वाइट लेवल एटीएम टाटा का लगा हुआ था इंडिकैश 2013 में, ये भी कहाँ पे? मुंबई में। अब पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र ऋण क्या होता है?
ये थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे और आप इसको समझने का कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं पीएसएल क्या होता है। अब देखो, जैसे मान लीजिए कि रिजर्वेशन, आप समझते हैं कि रिजर्वेशन समाज में कुछ पिछड़े हुए लोग जो मुख्य धारा में नहीं है उनको सरकार 49% रिजर्व करती है सीटें कि ये भी मुख्य धारा में आ सके। अब इसमें से भी अलग अलग है कि एससी के लिए कितना है, फिर एसटी के लिए कुछ सीट है और फिर ओबीसी के लिए। वैसे ही हमारे बैंकिंग सेक्टर के लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। मान लो कि बैंक अपना लोन घुमाता है, 100 करोड़ रुपया लोन वो अपना घुमाता है, तो बैंक तो सामान्यतः यही कोशिश करेगा ना वैसे व्यक्ति को लोन दे, बड़े बड़े उद्योगपति को, बड़े बड़े लोगों को, कि लोन रिकवर करने में उसको क्या हो, आसानी हो, ठीक है। परंतु फिर ये किसानों का, फिर आवास के लिए सबको तो लोन नहीं मिलेगा। इसलिए आरबीआई क्या करता है, बैंकों को ये निर्धारित कर देता है कि इतना लोन, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप देखेंगे जितने सारे हमारे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो अपने टोटल लोन का 40% आपको पीएसएल के तहत यानी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत लोन घुमाना है। अब इसमें कौन कौन है अभी आगे देखेंगे। जो हमारे फॉरेन बैंक है अपने टोटल लोन का ये भी 40% पीएसएल के थ्रू देंगे। हमारे रीजनल रूरल बैंक जो भी हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अपने टोटल लोन का 75% मतलब पीएसएल को देंगे, ठीक है। हमारे जो स्मॉल बैंक है ये भी हमारे अपने टोटल लोन का 75% पीएसएल को देंगे। पेमेंट बैंक के ऊपर पीएसएल अप्लाई नहीं है। अब पीएसएल में शामिल कौन कौन होता है यहाँ पे देख लीजिए, मतलब एग्रीकल्चर को देंगे, फिर एजुकेशन को देंगे, हाउसिंग के क्षेत्र में, एमएसएमई के क्षेत्र में, एक्सपोर्ट क्रेडिट के क्षेत्र में, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा, सोलर वगैरह पैनल के लिए, इस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक और संरचना, कोई नया स्टार्टअप खोलना है उसके लिए, वीकर सेक्शन को यानी गरीब वर्ग को देंगे, ठीक है, SC ST या माइनॉरिटी को देंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप को देंगे, प्रधानमंत्री जनधन योजना को ओवरड्राफ्ट के लिए देंगे। तो इस प्रकार से ये सब सेक्टर डिसाइड किए गए हैं कि पीएसएल के तहत आप इनमें से किसी को भी ऋण दे सकते हैं। हालांकि अब इसको भी बनाया गया कि एग्रीकल्चर को कितना देना है, शिक्षा को कितना देना है, आवास को, बाकी को कितना कितना देना है, ये भी बनाया हुआ है, ठीक है। तो पीएसएल के तहत ये देखे थे कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक है अपने कुल लोन का 40%, और फॉरेन बैंक है ये अपने कुल लोन का भी 40%, रीजनल 75, स्मॉल बैंक 75 और पेमेंट बैंक के ऊपर कोई एप्लीकेबल नहीं है। तो इतना लोन पीएसएल को देना है, ठीक है। अब पीएसएल कैसे काम करेगा। अब जैसे मान लो कि एग्रीकल्चर है, अब 40% में से 18% एग्रीकल्चर को देना है, और इसमें से भी 10% मार्जिनल फार्मर को देना है, जो सबसे छोटे किसान हैं उनको देना है आपको, ठीक है। फिर 12% वीकर सेक्शन को देना है, मतलब टोटल लोन का तो 18 ये हो गया, 12 हो गया, कितना हो गया 30 और बच गया माइक्रो इंटरप्राइज जो छोटे छोटे उद्योगों के लिए 7.5%, 30 और 7.5 37% हो गया। अब बच गया जो 2.5%, उसमें से बाकी सबको किसी को आप दे सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। टाइप्स ऑफ फार्मर थोड़ा सा एक देख लीजिए, टॉपिक से हटकर है फिर भी देख लीजिए। मार्जिनल फार्मर किसको बोलते हैं, जिसको अप टू 1 हेक्टेयर किसी के पास ज़मीन है तो उसको मार्जिनल फार्मर या सीमांत किसान। स्मॉल फार्मर 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच है तो उसको लघु किसान, 2 से 4 तो अर्ध मध्यम, 4 से 10 है तो मध्यम, और 10 से ऊपर है तो उसको बड़ा किसान या बिग फार्मर के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। अब एजुकेशन के लिए कितना पैसा दिया जा सकता है, तो स्टडी इन इंडिया मैक्सिमम 10 लाख रुपया पीएसएल के थ्रू दिया जा सकता है। अरब क्षेत्र में करना है तो विदेशी क्षेत्र में करना है तो मैक्सिमम 20 साल तक, 20 लाख रुपया। इंटरेस्ट रेट मार्केट बेस्ड होगा जो भी होगा। हाउसिंग के लिए मेट्रो सिटी में जहाँ पॉपुलेशन 10 लाख है उससे अधिक है तो 50 लाख तक मैक्सिमम पीएसएल के तहत दिया जा सकता है। अदर सिटी में है तो पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख है तो 30 लाख तक आपको पीएसएल के थ्रू मिल सकता है। इंटरेस्ट ब्याज का होगा वो तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह से है। अब एग्रीकल्चर के लिए देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीकल्चर कृषि के लिए तो 7% पर एनम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ब्याज दर होता है 7%, लेकिन आप टाइम से अगर ब्याज पे कर देते हैं तो आपको 4% देना होता है, 3% सरकार आपको सब्सिडी दे देती है, ठीक है। तो मेनली 4% ब्याज पे ये आपको पैसा मिल जाता है। अब 4% ये सालाना है, एनम लिखा हुआ है ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, तो 10 से 20 लोगों का ग्रुप होता है न्यू बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, ठीक है, कम ब्याज पर इनको पैसा मिल जाता है। फिर चेक क्या होता है, पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। सेक्शन 6 के तहत सेक्शन 6 नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981 के अंग्रेजों के सामान्य का कानून है। वैलिडिटी इसका 3 मंथ, मतलब कोई भी चेक काट कर कोई देता है तो 3 मंथ के अंतर्गत उसको ट्रांजेक्शन करवा लेना होगा। 3 पार्टी होगा, ड्रॉवर,
ड्रॉइस एवं पेइस, ठीक है। जैसे ये कोई चेक का ये आपका दिखा है, यहाँ पे डेट रहता है, यहाँ पे किसको पे करना है उसको लिख दिया जाता है, ठीक है। फिर कौन सा बैंक है, फिर यहाँ पे चेक नंबर, MCR, अकाउंट कोड, ट्रांजेक्शन कोड, ये सारा यहाँ पे रहता है, ठीक है। कौन कौन सा, मान लीजिए कोई यहाँ पे डर्टी चेक है, मतलब गंदा चेक है, तो इसको बोलते हैं सॉलिड चेक, कोई ट्रांजैक्शन इसको नहीं होगा। कोई कटा फटा चेक है, कोई पैसा नहीं मिलेगा। इनकम्प्लीट है तभी नहीं मिलेगा, ठीक है। अस्पष्ट कुछ दिखाई नहीं, समझ में नहीं आ रहा तब भी पेमेंट नहीं होगा, ठीक है। कोई नकली है तब भी नहीं मिलेगा। वैधता समाप्त हो गया, 3 मंथ से अधिक हो गया, तब भी कोई पेमेंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। पास डेट विद इन 3 मंथ है तो पेमेंट डन, मतलब कोई चेक काट के दिया गया है और 3 मंथ के अंतर्गत है उसको आप भजा लेते हैं तो आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। फ्यूचर डेट नो पेमेंट, यानी 3 मंथ के बाद से कोई पेमेंट नहीं होगा, ठीक है। बैंक ट्रांजेक्शन टू बैंक अकाउंट ओनली, तो अगर इसमें डबल टिक है तो बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट में, मान लो कि कोई आपने चेक काट कर आपको कोई 1 लाख का दिया, आप नहीं चाहते उसको कैश निकलना, अपने बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन कराना चाहते हैं तो फिर ये डबल टिक होगा। अगर पेमेंट कैश में लेना चाहते हैं तो कोई टिक यहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, सेक्शन 85A के तहत नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में वैलिडिटी ये भी 3 मंथ, 2 पार्टी होता है, ड्रॉई बैंक और पेइस को, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट कैन नेवर तो डिस्ट्रॉय या बाउंस, ठीक है। तो अभी डिमांड ड्राफ्ट बाउंस नहीं होता है, चेक बाउंस होता है। मान लीजिए आपके अकाउंट में बैलेंस सही नहीं, आप पैसा काट कर दे दिए तो उसकी स्थिति में चेक बाउंस होगा। लेकिन DD क्या होता है, बोर्ड पे देखिए, ठीक है। DD क्या होता है, बैंकर्स चेक इसको बोलते हैं। अब मान लीजिए कि कोई बैंक, मान लो कि कोई एडमिशन, सामान्यतः स्कूल कॉलेज में आप देखते हैं कि DD लगता है। अब मान लो कि कोई कॉलेज है जहाँ पे एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, 200-400 लोगों का एडमिशन करना है, तो एडमिशन करना है तो अब ये सभी लोग एक ही साथ, मान लो कि सब लोग गूगल पे करने लगे तो बहुत सारा उसके अकाउंट में पैसा जाने लगेगा ना, या फिर किसी कैश देने लगे तो फिर वो काउंट नहीं कर पाएगा। तो कॉलेज क्या करता है, DD मांग लेता है कि DD हमको 5,000 का DD दे दीजिए। अब TD का चूंकि 3 महीने तक वैलिडिटी रहती है, अपने हिसाब से उसको अकाउंट में डालते रहता है और उसका ट्रांजैक्शन करते रहता है। अब DD कैसे बनता है, आपके बैंक अकाउंट में पहले पैसा होगा तभी आप DD बनवा सकते हैं, इसलिए पैसा जब नहीं होगा तो फिर आपका DD नहीं बन सकता है, तो इसलिए बाउंस नहीं कर सकता है। CTS क्या होता है, 2010 में चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम है। ट्रांजैक्शन का अर्थ भौतिक चेक को इलेक्ट्रॉनिक चेक, मतलब वो सब चेक करने की विधि है, चेक क्लियरेंस होने का समय में कमी लाने के लिए, ठीक है। कोर बैंकिंग सिस्टम क्या है, 2012 से इसको लाया गया है, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, ठीक है। यह एक केंद्रीकृत सिस्टम है जिसमें एक ग्राहक को बैंक की किसी भी ब्रांच से अपने किसी भी खाते में लेन देन की सुविधा प्रदान कर दी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये लेक्चर पूरी तरह से ख़त्म हुआ। 1 घंटे के लेक्चर में इस पूरे लेक्चर को हमने ख़त्म किया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बैंकिंग सेक्टर से हमने डिस्कस कर लिया है। कितने लोग लास्ट तक वीडियो को देखे हैं इसको कमेंट करिएगा, उसी के बिहाफ पे फिर हम अगला लास्ट तक, अगर 10+ लोग भी लास्ट तक अगर इसको देख लिए होंगे और कमेंट आ जाएगा, फिर आगे हम लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज इस लेक्चर को यहीं पे हम होल्ड कर देंगे। आगे लेक्चर क्या है, आगे जो लेक्चर है वो पूंजी बाजार के या फिर कैपिटल मार्केट के तौर पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जिसमें शेयर मार्केट और ये सारा चीज़, हमारा ऑफलाइन क्लासेस उसमें 1-2 क्लासेस निकल गई हैं, अब ऑनलाइन क्लासेस में वो जब आपको मिल जाए, ठीक है। तो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में।